बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 PHY 404 में हम आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमारे पास कितनी टाइप में है। बेसिकली अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की को सबसे पहले समझना चाहें तो हम कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल जो है वो लाइट अमिट या अब्ज़ॉर्ब करता है तो जिस फॉर्मेट में हमारे पास वो लाइट अपीयर होती है उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स पर। तो मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने ही सेंट्रल एक्सिस पर जो कि उसका बॉडी एक्सिस होता है उस पर उसके राउंड रोटेट कर सकता है। फिर इसके साथ साथ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है। मॉलिक्यूल के एटम्स जो है वो आपस में इस तरह से अटैच होते हैं कि उनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो एक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है। तो मॉलिक्यूल के एटम जो हैं वो स्प्रिंग फोर्स के बेस पर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं एनर्जी लेते हुए। तो इस लिहाज से जब वो एनर्जी लेते हैं या जो एनर्जी उन्होंने ली है वो एमिट करते हैं तो फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो अपीयर होता है। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो सेपरेटली हमें नहीं मिलते बल्कि कंबाइनली हमें मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो इन जनरल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा अपीयर होता है वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का कम्बिनेशन होता है। फिर मॉलिक्यूल्स कि सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल ही जो है वो ट्रांजिशन नहीं है बल्कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी है और वो इस वजह से है कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वो ही एनर्जी इमिट करके डी एक्साइट भी होते हैं। तो फिर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी हम मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के साथ साथ उसकी वाइब्रेशनल स्टेट को भी चेंज कर सकती है और इसके साथ साथ उसकी रोटेशनल स्टेट को भी चेंज कर सकती है। तो एट अ टाइम हमें फिर जो स्पेक्ट्रा मिलता है मॉलिक्यूल का, यानी कि मॉलिक्यूल की एमिटेड या अब्जॉर्ब एनर्जी जो मिलती है वो उसमें जो है वो बहुत सारे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स या बहुत सारी छोटी छोटी वेवलेंथ्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह से एक बैंड सा हमें जो है वो नज़र आता है जिसको हम मॉलिक्यूलर बैंड कहते हैं। तो इसी वजह से मॉलिक्यूल से एमिट होने वाली एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके साथ साथ हमें जो है वो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा में एक जो है वो दो स्पेसिफिक फिनोमेना भी नज़र आते हैं जिनको हम फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इनके बारे में भी हम यहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें तो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है आपस में बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और उनके दरमियान जो एनर्जीज़ का डिफरेंस होता है वो तकरीबन 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट होता है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल से मिट होने वाली जो एनर्जी की वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। और ये रेंज जो है ये माइक्रोवेव रीजन में लाई करती है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है। तो इस वजह से माइक्रोवेव रीजन में जो है वो एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब होती है। कब? जब मॉलिक्यूल जो है वो अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन करते हैं। तो इसकी एक मिसाल हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन है माइक्रोवेव्स की। कब? जब हम माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते हैं तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, माइक्रोवेव्स की एनर्जी लेते हैं और उनके रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो फिर उस वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हीटअप हो जाता है और एवेपोरेट होता है उसमें से फूड एलिमेंट में से। अगर हम रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल है और ओमेगा मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं L स्क्वायर डिवाइड बाई 2I। यहाँ पे L जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और I जो है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। L जो है दैट इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ J × J+1 इंटू H कट।
और जब हम स्केयर लेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा जे इंटू जे प्लस वन का स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और एच कट स्केयर फॉर्म में आ जाएगा डिवाइड बाई 2i। यहाँ पे जे जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अच्छा, फिर ये हमारे पास एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अगर हम मॉलिक्यूल को एमिट या एक्साइट करवाते हैं तो एक्साइट या डी एक्साइट करवाने में हमें सबसे पहले सिलेक्शन रूल देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कौन से लेवल से कौन से लेवल में जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल है कि जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे है मॉलिक्यूल का, ये बाय फैक्टर ऑफ +-1 चेंज हो तो मॉलिक्यूल जो है वो अगले लेवल में जाएगा। लेकिन अगर अगर जे चेंज नहीं होता या जे चेंज होता है तो बाय फैक्टर ऑफ 2 चेंज होता है या इससे ज़्यादा फैक्टर पे जाके चेंज होता है, तो वो वाले लेवल जो है वो फॉरबिडन है। मॉलिक्यूल उन लेवल्स पर अपने रोटेशनल एक्साइटेशन नहीं कर सकता या डी एक्साइटेशन नहीं कर सकता। एनीहो, मॉलिक्यूल जब एक्साइट होगा तो डेफिनेटली उसको एनर्जी देनी होगी। तो उसको एनर्जी देने के लिए जो हमें फ्री एनर्जी यानी कि जो हमें एनर्जी जो है उस पर फॉलो आउट करवानी पड़ेगी, या जो जब वो डी एक्साइट होगा तो जो वो एनर्जी इमिट करेगा, तो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू एच कट ओवर 2πi इंटू जे प्लस 1। यहाँ पे आई फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अच्छा, तो अगर हम बात करें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, तो हम यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे जो है वो हम हायर रोटेशनल लेवल्स पे जाते जाएंगे तो रोटेशनल लेवल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया रोटेशनल स्पेक्ट्रा और हमने देखा कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो है की जो एनर्जी है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि मॉलिक्यूल जो रोटेशनल लेवल पर एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करेगा तो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो साथ में हमने ये भी देखा कि वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। जैसे कि हमने कहा था कि मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करता है क्योंकि उसके एटम्स के दरमियान की जो बाइंडिंग होती है वो स्प्रिंग फोर्स की तरह से बिहेव करती है। तो इस दौरान वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान में जब ट्रांजिशन होती है, यानी कि मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से अपने दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में शिफ्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में कमी या ज़्यादती जब आती है तो उस दौरान में जो वो कमी या ज़्यादती आएगी वो एनर्जी की फॉर्म में इमिट या ऑब्जर्व करेगा। अगर उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में कमी आ रही है तो इसका मतलब यह है जितनी कमी आ रही है उतनी वो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो इमिटेड एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इंफ्रारेड रीजन में तकरीबन लाई करते हैं, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में इमिटेड या ऑब्जर्व्ड एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में जो है वो होगी। और एनर्जी लेवल्स के दरमियान में यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और ये जो है वो एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से जो है वो हायर है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ जो यहाँ पे हमने देखी है जो कि मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे 10⁻³ नहीं बल्कि 10⁻³ होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि 10 यहाँ पे अगर हम करेक्शन करना चाहें तो हम यहाँ पे ये इसको इस तरह से कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि 10⁻³ इज इक्वल टू 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ही थोड़ी सी स्पेसिंग है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में देखें तो वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ये ज़्यादा स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के दरमियान। तो फिर इस तरह से इमिटेड या ऑब्जर्व्ड एनर्जी जो है वाइब्रेशनल लेवल पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रोटेशनल लेवल। एक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोड मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो कौन से एक्सेस को फॉलो कर रहा है। फिर अगर हम देखें वाइब्रेशनल स्टेट में, तो वाइब्रेशनल स्टेट में मॉलिक्यूल जो है उसके जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास, और ये पोटेंशियल एनर्जी की स्पेस पर जनरेट होती है। बेसिकली दो एटम्स, अगर हम एक मॉलिक्यूल ऐसा कंसिडर कर ले जो कि दो एटम्स पर मुश्तमिल है, तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस जो हैं आपस में जितने ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे उतना ही उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी।
लेकिन शर्त यह है कि बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस 1/2 के इंटू आर माइनस आर नॉट होल रेज़्ड स्क्वायर। यहाँ पे U नॉट जो है वो पोटेंशियल, वो वाला पोटेंशियल एनर्जी होगी जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने लेटेस्ट पॉइंट्स पर यानी कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं, तो या फिर हम कहें कि बाइंडिंग फोर्स जो है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, तब मॉलिक्यूल्स की आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वो U नॉट कहलाएगी। आर जो है वो डिस्टेंस है जब मॉलिक्यूल जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटे हुए हैं वाइब्रेट करते हुए। आर नॉट वो डिस्टेंस है जब मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर हैं वाइब्रेशंस के दौरान। और के यहाँ पे जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, बेसिकली ये फोर्स कांस्टेंट है जो कि बाइंडिंग फोर्स से हमें मिलता है। अच्छा, इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली अगर हम समझना चाहें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक एटम यहाँ पे अटैच है, दूसरा एटम यहाँ पे अटैच है, दरमियान में जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है जो कि बाइंडिंग फोर्स है। एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, दूसरे का मॉलिक्यूल का मास m2 है। अगर हम इस सिस्टम को कंबाइनली एक मास स्प्रिंग सिस्टम की बेस पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से है कि दोनों मॉलिक्यूल एक इफेक्टिव मास की बेस पर बिहेव कर रहे हैं और उस इफेक्टिव मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम से, जबकि m प्राइम जो है वो इक्वल है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे आपको m कॉमा नज़र आ रहा होगा, बेसिकली ये 1 लिखना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। एनी हो, तो यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स जो है उसकी मदद से हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फोर्स कांस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को लेते हुए जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर m प्राइम। के यहाँ पे वही फोर्स कांस्टेंट है और m प्राइम जो है ये बेसिकली इफेक्टिव मास है दोनों एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल का इफेक्टिव मास है वाइब्रेशन के दौरान। तो इसी चीज़ को लेते हुए अगर हम मॉलिक्यूल को एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से सपोज करें तो उसके लिए ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर वर्क करेगा। और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है E न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस 1/2 इंटू एच न्यू नॉट। यहाँ पे ये पहले वाला न्यू जो है ये बेसिकली वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है, इसको आप फ्रीक्वेंसी सपोज ना कीजिएगा, बल्कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे न्यू नॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे न्यू जो है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जो कि वाइब्रेशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी वाइब्रेशनल स्टेट में है। अच्छा, फिर जो मतलब ये तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला देखा है। इसी फार्मूले को लेकर अगर हम यहाँ पे न्यू नॉट की जगह पुट कर दें ये वाली एक्सप्रेशन, तो फिर हमारे पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला आ जाता है वो है E न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस 1/2 इंटू एच कट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर m प्राइम। और फिर ये तो वाइब्रेशनल एक वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हमने मॉलिक्यूल को एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो है वो ट्रांजिशन करवानी है उसकी, चाहे वो अपर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आना चाहे वो लोअर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल से अपर वाइब्रेशनल लेवल में जा रहा हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल से कौन से लेवल में जा सकता है। इसके लिए हमें सिलेक्शन रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो ये है कि जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो बाय फैक्टर ऑफ +-1 चेंज होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की शेप है वो बेसिकली एक तकरीबन पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन की तरह से है। तो यहाँ पे R0 जो है वो मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है जब एटम जो हैं वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जब मॉलिक्यूल जो हैं एटम जो हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगे। तो फिर उसी लिहाज से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक पैराबोलिक एनर्जी जो है वो डायग्राम बनती है या एनर्जी ग्राफ बनता है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन की,
वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की। तो फिर मॉलिक्यूल जब एक ट्रांजिशन से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, अगर तो वो लोअर से हायर में जा रहा है तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ने एनर्जी ऑब्जॉर्व की है तो वही एनर्जी एटम्स को मिली है, तो एटम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके कन्वर्सली जब मॉलिक्यूल जो है वो लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जाते हुए मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एटम जो है वो अपने वाइब्रेशनल एनर्जी को अमिट करेंगे और इस तरह से उनकी एनर्जी कम होगी तो उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंबाइनली वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। नॉर्मली अगर हम प्योरली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखना चाहें तो वो हमें सिर्फ लिक्विड्स में मिलते हैं। लिक्विड्स में आमतौर पर रोटेशन नहीं होती, इसलिए हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है लोअर एनर्जी लेवल्स पर। हायर एनर्जी लेवल पर हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी मिलता है लिक्विड्स में। अच्छा, अगर हम फिर इसका मतलब है अगर हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंबाइनली देखना चाहें तो वो हमें मिलता है गैस में। गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें बेसिकली एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। तो फिर इसी तरह से जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से दूसरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशन करता है तो फिर दरमियान में बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी जो है वो चेंज होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से दूसरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जाता है तो फिर एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो रोटेशनल स्टेट्स हैं वो जब दूसरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल शिफ्ट होता है तो फिर अगली रोटेशनल स्टेट्स भी जो है वो चेंज होती हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं और फुल गैप्स हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके दरमियान में ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि दो वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो बेसिकली बहुत सारी फाइन लाइंस होती हैं, दो बड़ी फाइन लाइंस के दरमियान बहुत सारी फाइन लाइंस होती हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि एट अ टाइम जो है वो वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती है। तो इसलिए उस जो हमारे पास वो ब्रॉड स्ट्रीक सी बनती है स्पेक्ट्रम में, जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर की अगर मदद से अगर देखें तो वो एक बैंड सा बनता है और उस बैंड को हम वाइब्रेशन रोटेशन बैंड कहते हैं। अच्छा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। तो जब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पर जाते हैं तो डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी इमिट करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर जो एनर्जी इमिट होती है वो विजिबल लेवल में हो सकती है, विजिबल रीजन में, और इसके साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो है वो इमिट होती है। लेकिन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, यानी कि मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो उस वक्त वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं कर रहा होता, बल्कि उस दौरान में उसका उसकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल स्टेट्स के दरमियान भी ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, हमें सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ नहीं मिलती बल्कि बहुत सारी वेवलेंथ्स का कम्बिनेशन मिलता है एक बैंड की शक्ल में। तो उस बैंड में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स जो हैं वो ट्रांजिशन होती हैं, और फिर एक वाइब्रेशनल स्टेट्स के दौरान बहुत सारी जो है वो रोटेशनल जो है वो स्टेट्स में ट्रांजिशन होती हैं। तो फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के दौरान दरमियान में बहुत सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आती हैं, और
उस उनमें से किसी एक वाइब्रेशनल स्टेट के दरमियान बहुत सारी रोटेशनल स्टेट्स आती हैं। तो फिर इसी वजह से हमें कोई एक वेवलेंथ या चंद वेवलेंथ्स हासिल नहीं होती, बल्कि वेवलेंथ्स का एक कम्बिनेशन हासिल होता है जो कि हमें बैंड्स की शक्ल में नज़र आता है। यहाँ पे आप जो है वो इस तरह का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं इस डायग्राम में। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लोरेसेंस की। तो फ्लोरेसेंस जो है वो नॉर्मली आर्म ट्रांजिशन से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। ये डिफरेंट प्रोसेस जो है वो बेसिकली कैसे होता है? तो फ्लोरेसेंस तब होती है, या हम फ्लोरेसेंस को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंस में जो है वो रेडिएशन की इमिशन कुछ इस तरह से होती है कि लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट होती है बजाय उसके जो उस मालिक्यूल ने अब्ज़ॉर्ब की है। यानी कि मालिक्यूल अब्ज़ॉर्ब तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन करेगा, लेकिन जब वो एमिट करेगा इस प्रोसेस के दौरान तो एमिशन वो लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को करेगा। तो फ्लोरेसेंस में ये एक ख़ास बात है। एक्चुअली होता क्या है? होता यह है कि मालिक्यूल को जब हम एक्साइट करते हैं तो एक्साइटेशन में वो हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाते हुए उसका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी जो है वो हायर स्टेट में जाता है। लेकिन मालिक्यूल्स आपस में जब टकराते हैं तो कोलिजन के दौरान उनके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो शिफ्ट जो है चेंज हो जाते हैं। एक एक्साइटेड मालिक्यूल अपने हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल में आ जाता है कोलिजन के दौरान अपनी एनर्जी की दूसरे मालिक्यूल को शिफ्ट करते हुए। उससे क्या होता है? वाइब्रेशनल लेवल में एनर्जी का लॉस होता है तो मालिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ जाता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो एक्साइटेड ही रहती है। फिर मालिक्यूल जब उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसने फिर जो एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है वो एमिट करते हुए एनर्जी उससे थोड़ी सी कम होती है। इसको हम डायग्राम की मदद से अगर देखना चाहें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे मालिक्यूल इस ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचने में जो हमने एनर्जी दी वो हमने ज़्यादा दी। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के दरमियान में वाइब्रेशनल स्टेट जो हैं वो बहुत सारी हैं। तो मालिक्यूल एक वो दूसरे मालिक्यूल से टकराते हुए अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को लूज़ करेगा और निचले एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। फिर अगले कोलिजन में फिर से वो एनर्जी लूज़ करेगा और निचले वाइब्रेशनल लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरह से उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से। एट दी एंड क्या होगा? वो आखिरी वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाएगा, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की आखिरी वाइब्रेशनल लेवल पे आ जाएगा और फिर यहाँ से वो डी एक्साइट होगा निचले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। तो निचले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में डी एक्साइट होते हुए वो अगर अपर वाइब्रेशनल लेवल में जो है वो लाई करता है तो फिर इस तरह से यहाँ पे जो एमिटेड एनर्जी है वो हम देख रहे हैं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स के दरमियान जो गैप है वो बहुत ही कम रह गया है। तो जबकि इसकी निस्बत यहाँ पे जो लेवल्स के दरमियान गैप था वो ज़्यादा था, इसलिए अब्जॉर्ब एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी और एमिटेड एनर्जी जो है वो कम होगी। तो इस बेस पर फिर जो लाइट की इमिशन होगी वो उसको हम फ्लोरेसेंस इमिशन कहेंगे और इस प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। अच्छा, फ्लोरेसेंस की एप्लीकेशन हम देखते हैं आमतौर पर अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस्तेमाल करें फ्लोरेसेंस के लिए तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम फिर मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ बायोकेमिकल कंपाउंड्स की जो है वो उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फाइब्रिक ब्राइटनर्स जो हैं वो आमतौर पर आपने देखे होंगे, ये डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। इनमें से एक जो है वो जिसको हम नील भी कह सकते हैं, आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? दिन के वक्त जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की का जो इंडेक्स है वो कम होता है, यानी कि दिन के वक्त अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो जैसे ही शाम के वक्त कम होना शुरू होती है तो फिर कपड़ों से जो है वो ब्लू लाइट जो है वो एमिट होना शुरू हो जाती है, यानी कि ब्राइट लाइट एमिट होती है, ब्राइटनेस कपड़ों में नज़र आती है और ब्लू जो है वो कलर में नज़र आती है, लाइट ब्लू कलर में। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कपड़ों ने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो अल्ट्रा वायलेट लेवल पे अब्जॉर्ब की थी, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, लेकिन जब वो एमिट करेंगे तो उससे कम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे।
तो ये किस वजह से होगा? ये बेसिकली फैब्रिक्स ने, कपड़ों के अंदर मौजूद फैब्रिक्स ने वो जो ब्राइटनर्स जो हैं वो ऑब्जॉर्ब किए होंगे डिटर्जेंट से जब धोने के प्रोसेस के दौरान, तो वो ब्राइटनर्स फैब्रिक्स के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वही ब्राइटनर्स जो हैं वो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं और अमिट करते हैं उसको ब्लू लाइट की फॉर्म में, और हमें कपड़े जो है वो ब्राइट नज़र आते हैं। तो ये कंपनियां जो दावा करती हैं कि हमारा डिटर्जेंट यूज़ करें तो कपड़े चमकदार नज़र आएंगे, तो ये उनका दावा फिर जो है वो इस बेस पर बिल्कुल ट्रू है अगर वो ब्राइटनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिटर्जेंट्स में। इसके साथ साथ फ्लोरिसेंट लैंप में हम आमतौर पर मरकरी वेपर्स और उसके साथ साथ कोई इनर्ट गैस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आर्गन। उससे क्या होता है गैस जो है वो जब एक्साइट होती है तो डी एक्साइटेशन में वो अमिट करती है बेसिकली ये मिक्सचर मरकरी का और इनर्ट गैस का मिक्सचर। ये एक्साइट होता है करंट की मदद से, यानी कि हम करंट गुजारते हैं तो ये मिक्सचर एक्साइट हो जाता है। डी एक्साइटेशन में वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट करता है। यही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो फ्लोरिसेंट लैंप के अंदर मौजूद जो उसकी दीवारें हमने कोट की होती हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल से, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उस फ्लोरिसेंट मटेरियल से जो है वो टकराती है और वो फ्लोरिसेंट मटेरियल उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और उस मटेरियल को हम फास्फोर कहते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन जब वो अमिट करता है तो अमिट करता है विजिबल लाइट को। तो इस तरह से जो है वो ज़्यादा एनर्जी की या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करके कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो है वो अमिट करता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, और इस दौरान जो हमें लाइट मिलती है वो ज़्यादा इंटेंस होती है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे बल्ब के जिसके अंदर फिलामेंट लगा होता है। तो इस तरह, और फिलामेंट लगे बल्ब को हम इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। तो फ्लोरिसेंट बल्ब जो हैं वो इनकैंडिसेंट बल्ब की निस्बत ज़्यादा रोशनी देते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आम जो बल्ब हैं जिसके अंदर जो है वो स्प्रिंग, जिनको हम फिलामेंट कहते हैं, वो लगे होते हैं, उनकी निस्बत एनर्जी सेवर जो है वो उसकी लाइट ज़्यादा होती है, या ट्यूब लाइट की एनर्जी लाइट जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फ्लोरिसेंस प्रोसेस जो है वो काम करता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस की। तो फॉस्फोरेसेंस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, कंटिन्यूसली एमिट करते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी की, और यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्व की है उसकी निस्बत वो लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट करेंगे और कंटिन्यूसली एमिट करते रहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए। किस वजह से? क्योंकि उनकी स्पिन स्टेट में चेंज आ जाता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी बहुत देर तक एमिट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली तो सिलेक्शन रूल हमें कहता है कि ऐसी कोई भी ट्रांजिशन जो है अलाउड नहीं है, ऐसी हर ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन है जिसमें स्पिन स्टेट में चेंज आ जाए। बेसिकली सिंगलेट से ट्रिपलेट का मतलब ही जो है वो ये है कि स्पिन स्टेट जो है वो चेंज होती है, और ये हम सिलेक्शन रूल्स में पढ़ चुके हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में और स्पिन स्टेट के चेंज के बारे में। लेकिन ये जो सिलेक्शन रूल है कि स्पिन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, और ना ही ऐसा है कि मतलब कोई इम्पॉसिबिलिटी है कि किसी भी मटेरियल में ऐसा जो है वो नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनमें जो है वो ये सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान स्टेट चेंज हो जाती है, स्पिन स्टेट चेंज हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल में मॉलिक्यूल बेसिकली जब हम उनको एक्साइट करते हैं तो वो अपनी सिंगलेट स्टेट में ही एक्साइट होते हैं। क्या मतलब? वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में है। जब हम उनको एक्साइट करेंगे तो वो जब अपर स्टेट पर जाएंगे तो वहाँ पे भी वो सिंगलेट स्टेट में ही रहेंगे। लेकिन जब वो एक्साइट हो जाएंगे तो एक्साइटेशन के दौरान वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो वो अपनी जो एक्साइटेड स्टेट में जो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी लूज़ करते हुए निचले वाइब्रेशनल लेवल पर आ जाएंगे, और निचला वाइब्रेशनल लेवल जो है वो हो सकता है किसी ऐसी एनर्जी लेवल के बराबर हो जिसमें जो है वो ट्रिपलेट स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती हो। तो फिर क्या होगा? जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड लेवल पर सिंगलेट स्टेट में अपना
वाइब्रेशनल लेवल जो है वो लूज़ करके निचले वाइब्रेशनल लेवल पर आ जाएगा, किसी ऐसे निचले वाइब्रेशनल लेवल पर जिसकी एनर्जी जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में जो है वो मैच करती हो, तो फिर मॉलिक्यूल की स्टेट जो है वो सिंगलेट से वाइब्रेशनल में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। और मॉलिक्यूल जो है फिर चेंज हो सकता है, अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं तो उनमें 3, 4 या इवन 5 या 7 मॉलिक्यूल जो है वो अपनी सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा सकते हैं। जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे ट्रैप अप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए। तब क्या होता है, मॉलिक्यूल फ़ौरन से अपनी एनर्जी जो है वो एमिट नहीं कर पाते, बल्कि वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी जो है वो एमिट करते रहते हैं, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आते रहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में बाउंड रहते हुए। तो फिर इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मॉलिक्यूल को एक्साइट करवाया उसकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन फिर क्या हुआ, कोलिजन के दौरान उसने अपनी वाइब्रेशनल स्टेट जो थी वो चेंज की और लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पर आ गया। अब वो जिस लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पर आया वो थी तो सिंगलेट, लेकिन वो मैच करती थी एक ऐसे एनर्जी लेवल से जो कि ट्रिपलेट स्टेट में हो। तो फिर क्या हुआ, वो अपनी स्पिन स्टेट जो है वो चेंज कर गया और सिंगलेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो यहाँ पे जो है ये लॉन्ग लाइफ स्टेट है, तो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मुसलसल करता रहेगा और अपनी लोअर लेवल पर आता रहेगा, लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर। तो इस तरह से मुसलसल एनर्जी जो है हमें काफ़ी टाइम के लिए मिलती रहेगी। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है वो हमें देर तक चमकता हुआ नज़र आता है। कब? तब भी जबकि लाइट ना हो। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले जो स्विच होते हैं तो वो इसी तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं, या बीड्स, आपने तस्बीह के दाने जो हैं वो देखे होंगे कि वो भी अक्सर चमकते हुए नज़र आते हैं आपको, कब? जब अंधेरा होता है तब। तो बेसिकली वो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की होती है सिंगलेट स्टेट में, लेकिन उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी एनर्जी लो करते हुए वाइब्रेशनल स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं ट्रिपलेट स्टेट में। फिर ट्रिपलेट स्टेट में वो फिर फ़ौरन से डी एक्साइट होके ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पाते, बल्कि दरमियान में मुसलसल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करते रहते हैं। और फिर जब आखिरी अपर स्टेट में आखिरी वाइब्रेशनल लेवल पर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से वो ट्रिपलेट स्टेट को छोड़ते हुए ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करके वापस सिंगलेट स्टेट में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।